नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे देश दुनिया की हर बड़ी और अहम खबर, वर्ल्ड एक्सक्लूसिव और एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो युद्ध के मैदान से आ रही है। इजराइल पर अभी हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ने शेतोला पर बरसाए हैं रॉकेट। अल मनारा पर भी किए गए हैं हिजबुल्लाह द्वारा हमले। 25 जुलाई को तीसरी बार हिजब के ये हमले हुए हैं। वॉशिंगटन में अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान से सीधे युद्ध की घोषणा कर दी है। अपने कार्यकाल के अंतिम दौर में चल रहा बाइडेन ने भी इस ब्लूप्रिंट को हरी झंडी दे दी है। अरब में सबसे बड़ी जंग का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस जंग की वजह है इजराइल का ईरानी प्रॉक्सी के चक्रव्यूह में फंस जाना। इजराइल पर हिजबुल्लाह ने अब तक के सबसे बड़े हमले किए हैं और दावा यह है कि इजरायली वायुसेना का एक फाइटर जेट लेबनान में धराशायी हो चुका है। इसके बाद इजराइल ने ईरान और उसके प्रॉक्सी को खत्म करने का ऑपरेशन शुरू करने की ठान ली है। देखिए कैसे अरब एटमी बारूद के ढेर पर पहुंच चुका है और कब इस जंग की चिंगारी भड़क सकती है। हिजबुल्लाह के 5000 से ज्यादा हमले झेल चुके इजराइल का धैर्य अब टूट चुका है। हिजबुल्लाह के हमलों से उत्तरी इजराइल का 560 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा इलाका जलकर खाक हो चुका है। उत्तरी इजराइल के 90,000 से ज्यादा परिवार अपने घर छोड़कर जा चुके हैं क्योंकि रोज उत्तरी इजराइल की आबादी पर हिजबुल्लाह के रॉकेट बरस रहे हैं। खुफिया रिपोर्ट यह है कि इजराइल ने अब हिजबुल्लाह और उसको शक्ति देने वाले ईरान के साथ सीधे युद्ध का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिका दौरे पर हैं। नेतन्याहू ने अमेरिका के साथ युद्ध का ब्लूप्रिंट साझा किया है। नेतन्याहू के अमेरिका से लौटते ही हिजबुल्लाह के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। पहले चरण में लेबनान में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। दूसरे चरण में इजराइल का टारगेट ईरान है। हिजबुल्लाह हर बीतते दिन के साथ इजराइल के लिए बड़ा संकट बनता जा रहा है क्योंकि हिजबुल्लाह के हमलों की रेंज और तीव्रता दोनों बढ़ती जा रही है। चौबीस जुलाई की रात और 25 जुलाई को हिजबुल्लाह ने इजराइल के किरियत शिमोना, शालोमी, शेबा फार्म्स, मेरोन, नहरिया पर रॉकेट हमले किए हैं। हिजबुल्लाह ने इन शहरों पर रूस से मिले कत्यूशा रॉकेट सिस्टम से हमले किए हैं। इसके साथ साथ हिजबुल्लाह ने गोलन पहाड़ी तक रॉकेट बरसाए हैं। उत्तरी इजराइल में किरियत शिमोना के कैंप गिबोर और एविताल के सिग्नेट बेस पर रॉकेट वर्षा की गई। हिजबुल्लाह के हमलों का बदला लेने के लिए अब तक इजरायली वायुसेना लेबनान पर हमले करके सुरक्षित लौटती रही है, लेकिन पहली बार हिजबुल्लाह ने लेबनान की वायु सीमा में घुसे इजरायली फाइटर जेट को मार गिराने का दावा किया है। चौबीस जुलाई की रात इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान में ऑपरेशन चलाया। इस इलाके में सितोन और तेर हारफा पर हमले किए गए।
लेकिन इजरायली वायुसेना को इन हमलों में पहली बार नुकसान उठाना पड़ा है। इजरायली वायुसेना के F-15 और F-16 फाइटर जेट बीती रात हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले करने पहुंचे। इस ऑपरेशन में दक्षिणी लेबनान पर हमले किए गए। दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बमबारी की गई, लेकिन पहली बार हिजबुल्लाह का एयर डिफेंस सिस्टम से हमला किया गया। ये सिस्टम कौन सा था ये साफ नहीं है, लेकिन हमला सर्फेस टू एयर मिसाइल से किया गया है। इस हमले के बाद हिजबुल्लाह का दावा इजरायली जेट गिरा देने का है, जबकि इजराइल ने दावा किया है कि उसके सभी फाइटर जेट सुरक्षित लौट आए हैं। हिजबुल्लाह के इन हमलों के बाद इजरायल के प्रधानमंत्री ने ईरान से सीधी जंग का ऐलान कर दिया है। So when Israel fights Hamas, we're fighting Iran. When we fight Hezbollah, we're fighting Iran. When we fight the Houthis, we're fighting Iran. And when we fight Iran, we're fighting the most radical and murderous enemy of the United States of America. And one more thing. When Israel acts to prevent Iran from developing nuclear weapons that could destroy Israel and threaten every American city, every city that you come from. We're not only protecting ourselves, we're protecting you. These heroes here today, the heroic soldiers of Israel. अमेरिकी कांग्रेस से नेतन्याहू ने ईरान के साथ जंग का ऐलान कर दिया है और उनके अमेरिका से लौटते ही लेबनान सहित ईरान पर हमले शुरू होने की आशंका बढ़ गई है। इजरायल ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों को पूरी तरह खत्म करना चाहता है, क्योंकि ईरान के प्रॉक्सी हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजरायल के सबसे बड़े एयरबेस में से एक रमात एयरबेस पर हमले करने की धमकी दी है। ये तस्वीरें इजरायल के रमात एयरबेस की हैं, जो हिजबुल्लाह ने जारी की हैं। इस बेस पर हिजबुल्लाह का सैन्य सर्वेक्षण ड्रोन 10 मिनट से ज्यादा तक मंडराता रहा और सभी सीक्रेट ठिकानों की रेकी करके लौट गया। ये रमात बेस के एविएशन फ्यूल टैंक का वीडियो है। ये बेस पर बना 109 कमांड स्क्वाड्रन हेडक्वार्टर है। हिजबुल्लाह ने इजरायल के रमात एयरबेस का कोना कोना जान और समझ लिया है। ये देख लिया गया है कि कहां विमान होते हैं और कहां उनकी मेंटेनेंस। रमात एयरबेस पर लगे आयरन डोम डिफेंस सिस्टम की जानकारी भी हिजबुल्लाह ने जुटा ली है। हिजबुल्लाह यह भी जान चुका है कि इस एयरबेस पर विमानों पर लोड होने वाले हथियार और मिसाइल किस जगह रखे जाते हैं। हिजबुल्लाह चाहता तो अपने ड्रोन से इस एयरबेस पर हमला कर सकता था, लेकिन ये इजरायल के लिए चेतावनी है कि उसका कोई भी सैन्य ठिकाना हिजबुल्लाह की पहुंच से बाहर नहीं है। हिजबुल्लाह के साथ साथ हूती भी दक्षिणी इजरायल पर खतरा बनता जा रहा है। इसीलिए इजरायल ने दोनों मोर्चों पर स्पेशल टीम तैनात की है। पहली टीम को हिजबुल्लाह के हमले रोकने और लेबनान में उसके ठिकाने उड़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी टीम को यमन में हूती के मिसाइल ठिकानों पर हमले करने की जिम्मेदारी दी गई है। दूसरी ओर ईरान के सुप्रीम कमांडर ने प्रॉक्सी संगठनों को पूरे समर्थन का ऐलान करते हुए कहा है कि इजरायल के खात्मे के लिए ईरान नहीं बल्कि प्रॉक्सी संगठन ही काफी है।
ईरान और इजराइल दोनों बड़ी जंग की तैयारी कर चुके हैं और नेतन्याहू की अमेरिका दौरे पर ही जंग की तारीख तय हो चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर खार्किव से। खार्किव में रूस ने मिसाइल हमला किया है। इस्कंदर मिसाइल से रूस ने किया है ये बड़ा हमला। यूक्रेन के 2 हथियार मेंटेनेंस सेंटर तबाह हो गए हैं। जिस टेंपल माउंट में यहूदियों के जाने पर दशकों से पाबंदी थी, अब उसी टेंपल माउंट में दुनिया भर के तमाम यहूदी बेरोक टोक जा सकेंगे। टेंपल माउंट में उपासना कर सकेंगे और ये ऐलान इजराइल की कैबिनेट में हुए फैसले के बाद किया गया है। मगर इजराइल के इस ऐलान के साथ ही अरब में महाजंग की मुनादी हो चुकी है। इजराइल वर्सेस इस्लामिक संगठनों के बीच यरूशलेम पर कब्जे की जंग भी छिड़ चुकी है। आखिर कैसे अल-अक्सा के स्थिति परिवर्तन से हो सकता है सबसे बड़े धर्म युद्ध का आगाज, देखिए इस रिपोर्ट में। गाजा पर इजरायली सेना का बारूदी भूचाल। उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह का रॉकेट मिसाइल से प्रहार। दक्षिणी लेबनान पर आईडीएफ की ताबड़तोड़ स्ट्राइक। भूमध्य सागर से लाल सागर तक हूती का ड्रोन कदर। अरब के कोने कोने में जंग छिड़ी हुई है। बेहिसाब बम गोला बारूद बरस रहा है। किसी बैटलफील्ड में इजरायली सेना हावी है तो कहीं ईरानी प्रॉक्सी ने अपने घातक हथियारों से कोहराम मचा रखा है। अरब की धरती जिस तरह सुलग रही है, कई मोर्चों पर खूनी संघर्ष चरम पर बना हुआ है। उसके पीछे की वजह है 7 अक्टूबर 2023 की तारीख। जब हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर हमला बोला था और इसी हमले का पलटवार करते हुए इजराइल ने हमास के खिलाफ गाजा में मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज किया था। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 7 अक्टूबर को अचानक ही हमास के लड़ाकों ने इजराइल पर अटैक क्यों किया? क्यों इजराइल के सुरक्षा घेरे को तोड़कर भीषण नरसंहार को अंजाम दिया? सैकड़ों लोगों को बंधक बनाया तो इसके पीछे की वजह है यरूशलेम में मौजूद अल-अक्सा मस्जिद, जहां हिंसक बवाल का इंतकाम हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला करके लिया। दरअसल अप्रैल 2023 में अल-अक्सा मस्जिद परिसर में जबरदस्त हिंसा भड़की। फिलिस्तीनी नागरिकों और इजरायली सेना के जवानों के बीच झड़प हुई। झड़प के दौरान इजरायली सैनिक अल-अक्सा मस्जिद में दाखिल हो गए। अल-अक्सा मस्जिद में कई दिनों तक जारी रही हिंसा से जुड़े कई सारे वीडियो भी सामने आए, जिसमें इजरायली सैनिक टकराव के दौरान मस्जिद परिसर में दाखिल होते देखे गए। बस फिर क्या,
अल-अक्सा मस्जिद में इजरायली सैनिकों के दाखिल होने की घटना के बाद हमास ने इजरायल से बदला लेने के लिए 7 अक्टूबर 2023 की तारीख को चुना और इजरायल में घुसकर सबसे बड़े हमले को अंजाम दिया। लेकिन अब तो 7 अक्टूबर से भी बड़ा हमला इजरायल पर होने वाला है और इस बार इजरायल का दुश्मन सिर्फ हमास नहीं बल्कि पूरा मुस्लिम वर्ल्ड होगा, यानी अरब में मौजूद तमाम मुस्लिम देश और कट्टरवादी इस्लामिक संगठन। जानते हैं क्यों? इसके पीछे की वजह है इजरायली वॉर कैबिनेट का एक फैसला। वो ये कि टेंपल माउंट में यहूदियों के प्रवेश पर रोक हटाई गई। अब यहूदी टेंपल माउंट में उपासना भी कर सकते हैं। इजरायली मंत्री बेन ग्विर ने इस फैसले पर मोहर लगाई। टेंपल माउंट में यहूदियों की एंट्री पर इजरायली कैबिनेट की मोहर के साथ ही ग्लोबल जंग का ट्रिगर दब चुका है। क्योंकि यहूदियों को इससे पहले अल-अक्सा मस्जिद परिसर और टेंपल माउंट में जाने का अधिकार नहीं था। आखिर क्यों, ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप अल-अक्सा मस्जिद परिसर के बारे में जान लीजिए। पूर्वी यरूशलेम में पुराना शहर शामिल है, जो 3 प्रमुख धर्मों यानी यहूदी, ईसाई और इस्लाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इस इलाके में कई धार्मिक स्थल हैं, जिसे आप इस मॉडल के जरिए समझिए। ये यरूशलेम की अल-अक्सा मस्जिद है, जिसे इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल बताया गया है। अल-अक्सा मस्जिद और डोम ऑफ द रॉक एक ही परिसर में बने हुए हैं। डोम ऑफ द रॉक के बारे में मान्यता है कि सन 621 में इसी जगह से इस्लाम के आखिरी पैगंबर मोहम्मद ने जन्नत का सफर किया था और इसी 2 एकड़ के परिसर में यहूदियों का टेंपल माउंट भी है, लेकिन अब सिर्फ उसकी एक दीवार बची है, जिसे वेस्ट वॉल या वेलिंग वॉल कहा जाता है और ये यहूदियों के लिए सबसे पवित्र जगह है। यहीं पर अल-अक्सा मस्जिद परिसर के अलावा ईसाइयों के इलाके में द चर्च ऑफ द होली सेपुलर है। ईसाई धर्म ग्रंथ न्यू टेस्टामेंट के मुताबिक इसी शहर में ईसा मसीह ने अपना उपदेश दिया था। यहीं उन्हें सूली पर चढ़ाया गया था और फिर यहीं वो अवतरित भी हुए थे। लिहाजा इस पूरे परिसर को लेकर यहूदियों और अरब के इस्लामिक देशों के बीच विवाद चला आ रहा है। इससे पहले इजरायल या फिर दुनिया भर में मौजूद तमाम यहूदी वेस्ट वॉल या वेलिंग वॉल के पास खड़े होकर उपासना करते थे। यहूदियों के टेंपल माउंट के भीतर जाने पर पाबंदी थी। मगर इजरायली कैबिनेट के ताजा फैसले के बाद अरब ही नहीं बल्कि दुनिया में मौजूद तमाम मुस्लिम देशों और संगठनों का भड़कना तय है, क्योंकि इजरायल के अस्तित्व में आने के बाद से ही यहूदियों का टेंपल माउंट में जाना मना था। आखिर क्यों, ये भी जान लीजिए। दरअसल 1947 में यूएन ने विभाजन के तहत यरूशलेम की परिकल्पना की। यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के तौर पर पहचान दी गई। 1948 में इजरायल की स्वतंत्रता के साथ यरूशलेम का विभाजन हुआ। 1949 में यरूशलेम का पश्चिमी हिस्सा इजरायल के नियंत्रण में आया। वहीं पूर्वी हिस्सा यानी पुराना यरूशलेम जॉर्डन के नियंत्रण में आया। पुराने यरूशलेम में ही टेंपल माउंट, डोम ऑफ रॉक मौजूद है। हालांकि साल 1967 में इजरायल ने 6 दिन की जंग लड़ी और इसी दौरान पूर्वी यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया। तब से वेस्ट बैंक का ये इलाका इजरायली नियंत्रण में है। मगर अब इजरायली कैबिनेट के ताजा फैसले से यरूशलेम का विवाद फिर से बढ़ चुका है, जो किसी भी वक्त महायुद्ध की शक्ल ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इस वक्त की बड़ी खबर, फ्रंटलाइन पर यूक्रेनी सेना ने हमले किए हैं। रूसी एडवांस दस्तों पर बारूद बरसाया गया है। रूस के कई सैन्य वाहन धमाकों से पूरी तरह से तबाह हो गए हैं। आने वाले कुछ दिनों में महायुद्ध की शुरुआत हो सकती है। बहुत जल्द अमेरिका रूस पर हमले करने जा रहा है। इस बात का संकेत किसी और ने नहीं बल्कि खुद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने दिया है। बाइडेन के कार्यकाल में सिर्फ 6 महीने बचे हैं। ऐसे में वो अपना नाम इतिहास में दर्ज करवाने के लिए बहुत ही खतरनाक कदम उठा सकते हैं और इस कदम का नाम है रूस पर हमला। सवाल यही है कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो इसका परिणाम क्या होगा? क्या यूरोप में विनाश की भयावह आग लगने जा रही है?
अगले 6 महीने ये तीसरे विश्व विनाश का कालखंड साबित होने जा रहा है। अगले 6 महीने ये परमाणु महाविनाश का दौर सिद्ध होने जा रहा है। अगले 6 महीने रूस और नेटो में ऐसी जंग होने जा रही है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। सवाल यही है कि आखिर 6 महीने में महाविनाश की यह मियाद क्यों तय की गई है? इसे आप तब समझेंगे जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के सबसे नए, सबसे ताजा और सबसे खतरनाक बयान को सुनेंगे। For the next 6 months, I'll be focused on doing my job as president. You know, I will keep working to ensure America remains strong. We'll keep rallying a coalition of proud nations to stop Putin from taking over Ukraine and doing more damage. We'll keep NATO stronger, and I'll make it more powerful and more united than any time in all of our history. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के बयान को आपने गौर से सुन लिया होगा। बाइडेन ने कहा कि वो पुतिन और उनकी सेना को रोकेंगे, यूक्रेन पर रूस का कब्जा नहीं होने देंगे, यूक्रेन को तबाह होने से बचाएंगे, इसके लिए नेटो को मजबूत और एकजुट बनाएंगे। बाइडेन ने खुद ही कहा है कि इस काम को करने के लिए अब उनके पास सिर्फ 6 महीने का ही वक्त है। इसका मतलब यह हुआ कि अगले 6 महीने में बाइडेन और उनकी ब्रिगेड पुतिन और उनकी सेना का पक्का हिसाब कर सकती है। इस हिसाब का सीधा सा मतलब है रूस और नेटो में महाजंग। बतौर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, अपने पहले और अंतिम कार्यकाल में जो बाइडेन ऐसा कुछ नहीं कर पाए जिसकी वजह से उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो। माना जा रहा है कि अपने बचे कार्यकाल के दौरान बाइडेन रूस पर आक्रमण करने का आदेश दे सकते हैं और ऐसा करने के बाद बाइडेन भी अमेरिका के शक्तिशाली राष्ट्रपति के फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं। तो सवाल यही है कि क्या अपने बचे हुए 6 महीने के कार्यकाल के दौरान बाइडेन ब्रिगेड रूस पर हमला करने जा रही है? क्या अमेरिका और नेटो ने इसकी तैयारी कर ली? दुनिया के बड़े रक्षा विशेषज्ञ तो इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं। अमेरिका और नेटो की सैन्य गतिविधियों की वजह से एक साथ कई फ्रंट खुल गए हैं। सबसे पहला फ्रंट रूसी नौसेना के गढ़ ब्लैक सी में उस वक्त खुल गया जब वहां ब्रिटेन के 2 टाइफून लड़ाकू विमान और RC-135 जासूसी विमान पहुंचे। इसके बाद रूस के Su-27 ने ब्रिटिश विमानों को घेर लिया। रूसी फाइटर जेट को करीब आते देख ब्रिटिश फाइटर प्लेन वहां से वापस चले गए। नेटो के विमान ब्लैक सी पहुंचे तो रूस और चीन ने भी अमेरिकी बॉर्डर के पास अपने घातक बॉम्बर भेज दिए। मतलब नेटो को ईंट का जवाब पत्थर से देने की कोशिश की गई। रूस
रूस और अमेरिका में युद्ध का दूसरा फ्रंट तब खुल गया जब अमेरिकी शहर अलास्का के पास रूस चीन के 4 बॉम्बर पहुंच गए। रूस के 2 Tu-95 और चीन के 2 H-6 बॉम्बर अलास्का के पास पहुंचे। बॉर्डर पर 4 बॉम्बर पहुंचने से अमेरिका और कनाडा में हड़कंप मच गया। हालात से निपटने के लिए पेंटागन को इमरजेंसी प्रोटोकॉल लगाना पड़ा। यूएस कनाडा के लड़ाकू विमानों ने रूस और चीन के बॉम्बर को घेर लिया। अमेरिका ने घेराबंदी के लिए F-16 और F-35 लड़ाकू विमान भेजे तो कनाडा ने CF-18 फाइटर जेट भेजे। इतना ही नहीं, खतरे से बचने के लिए अमेरिका कनाडा ने सपोर्ट विमान भी डिप्लॉय कर दिया। रूस, चीन और अमेरिकी विमानों के बीच आसमान में काफी देर तक टकराव की स्थिति बनी रही। बाद में रूस चीन के बॉम्बर वहां से लौट आए और इस तरह से महायुद्ध कुछ वक्त के लिए टल गया। रूस और नेटो में युद्ध का तीसरा ट्रिगर दबा रोमानिया में। यूक्रेन के ओडेसा में हमले के लिए रूस ने ड्रोन दागे। एक ड्रोन रोमानिया के एयर स्पेस में चला गया। रोमानिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने इसे मार गिराया। रूस का ड्रोन रोमानिया पहुंचा तो रोमानिया की वायुसेना हाई अलर्ट हो गई। आसमान में रात भर रोमानिया के लड़ाकू विमान उड़ान भरते रहे। रोमानिया पोलैंड के बाद दूसरा नेटो देश है जहां रूस के हथियारों ने घुसपैठ की है। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस की तरफ से यह घुसपैठ भी महायुद्ध का कारण बन सकता है। रोमानिया वही नेटो देश है जहां अमेरिका ने अपने 2 B-52 बॉम्बर की तैनाती कर रखी है। इतना ही नहीं, रोमानिया में नेटो ने सेना और हथियारों की भी तैनाती कर दी है। रोमानिया में अमेरिका के बॉम्बर तैनात हैं, नेटो के सैनिक और हथियार हैं। ऐसे में रूस के ड्रोन घुसपैठ से तनाव काफी बढ़ गया है। तनाव बढ़ा तो अमेरिका के आदेश पर पोलैंड ने अपने लड़ाकू विमान कैलिनिनग्राद के पास भेज दिए। रिपोर्ट्स है कि पोलैंड के विमान कैलिनिनग्राद में रूसी सेना की तैनाती से जुड़ी जानकारी जुटा रहे हैं। अमेरिकी नौसेना ने हाल ही में हवाई आइलैंड के पास दुश्मन के युद्धपोत को डुबोने का अभ्यास किया। इतना ही नहीं, अमेरिका 25 से 27 जुलाई के बीच हाइपरसोनिक मिसाइल का टेस्ट करने जा रहा है। अमेरिका के इन कदमों को रूस और चीन के खिलाफ तैयारी के तौर पर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि बाइडेन की अगुवाई में नेटो सेनाएं 6 महीने के अंदर ही तीसरे विश्व युद्ध का बड़ा ब्लास्ट करने जा रही हैं। इस बात की आशंका पुतिन और उनकी सेना को भी है। यही वजह है कि पुतिन ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को 2 महीने के अंदर दोबारा परमाणु युद्धाभ्यास करने का आदेश जारी कर दिया है। जाहिर है, दोनों तरफ से महाविनाश की मुनादी हो चुकी है। यूरोप में अब एटमी आंधी आने जा रही है, एक ऐसी आंधी जो कई देशों का वजूद मिटा देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। फ्रंटलाइन पर यूक्रेनी सेना ने हमले किए हैं। रूसी सैन्य वाहनों पर बम वर्षा की गई है। रूस के कई सैन्य वाहन हमलों में नष्ट हो गए हैं। तीसरे विश्व युद्ध का एक और फ्रंट खुलने जा रहा है। इस फ्रंट का नाम है कोरियाई प्रायद्वीप। दक्षिण कोरिया इस वक्त बहुत डरा हुआ है। ये डर किम और उसकी सेना की वजह से है। कोरिया के रक्षा मंत्री ने जो कुछ कहा है उसने महायुद्ध की मुनादी कर दी है। माना जा रहा है कि अगले 48 घंटे के अंदर उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया पर हमला कर सकता है। किम के टारगेट पर दक्षिण कोरिया में अमेरिकी बेस है। सवाल यही है कि क्या किम सेना ये हमला पुतिन और जिनपिंग के आदेश के बाद करने जा रही है।
कोरियाई प्रायद्वीप में अगले 48 घंटे बहुत भारी हैं। अगले 48 घंटे में कोरिया तीसरे विश्व युद्ध का ट्रिगर पॉइंट बन सकता है। दो दिनों में यहां बहुत बड़ी जंग छिड़ सकती है। किम जोंग उन अपनी सेना को दक्षिण कोरिया पर हमले का आदेश जारी कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो कोरियाई प्रायद्वीप में महायुद्ध का विस्फोट हो जाएगा। दक्षिण कोरिया का आरोप है कि किम और उनकी सेना ने दक्षिण कोरिया पर हमले की तैयारी कर ली है। उत्तर कोरिया कभी भी आधी रात को दक्षिण कोरिया पर हमला कर सकता है। किम और उनकी सेना के इरादे बहुत ही खतरनाक हैं। ऐसे में दक्षिण कोरिया की सेना हाई अलर्ट मोड में है। माना जा रहा है कि दक्षिण कोरिया में किम के टारगेट पर अमेरिकी सैन्य बेस है। किम की सेना अमेरिका के इसी सैन्य अड्डे को तबाह करने का अभियान शुरू कर सकती है। दक्षिण कोरिया के रक्षा मंत्री शिन वॉन शिक ने अपनी सेना को आगाह किया है कि उत्तर कोरिया की सेना सियोल पर किसी भी वक्त हमला कर सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन के पीछे हटने के बाद अब मुकाबला कमला हैरिस और ट्रंप के बीच है। ट्रंप की इस चुनाव में जीत हुई तो वो पूरे सिस्टम को बदलने का प्लान तैयार कर चुके हैं। इसे नाम दिया गया है प्रोजेक्ट 2025। देखिए क्या है ट्रंप का ये प्लान। She can never, ever be trusted. She can't be trusted. I know Donald Trump's type. अमेरिका का चुनाव दिलचस्प होता जा रहा है। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स के बीच जंग तल्ख होती जा रही है। रिपब्लिकन उम्मीदवार ट्रंप की जीत की उम्मीद बरकरार है और डेमोक्रेटिक पार्टी की संभावित उम्मीदवार कमला हैरिस पार्टी की उम्मीद बनती दिख रही हैं। अब डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार कमला हैरिस ने ट्रंप पर आरोप लगाया है कि वो एक चरमपंथी प्रोजेक्ट 2025 लाने वाले हैं और ये अमेरिका के लोकतंत्र की हत्या होगी। Donald Trump wants to take our country backward. He and his extreme Project 2025 agenda will weaken the middle class. Like, we know we got to take this seriously. Can you believe they put that thing in writing? Read it. It's 900 pages. कमला हैरिस 900 पन्नों के जिस मसौदे की बात कर रही हैं, वो असल में 922 पन्नों का है और इसे प्रोजेक्ट 2025 कहा गया है, जिसे ट्रंप की विचारधारा की स्थापना का दस्तावेज माना जा रहा है। प्रोजेक्ट 2025 में आखिर है क्या? तो अमेरिकन मीडिया ने इन दस्तावेजों को पढ़ने के बाद जो खबर प्रकाशित की है, उसके मुताबिक ट्रंप अमेरिका के सिस्टम को बदलने का प्लान बना चुके हैं। मसौदे में प्रोजेक्ट को दूसरी अमेरिकी क्रांति कहा गया है। इसके मुताबिक राष्ट्रपति की शक्तियों में असीम विस्तार किया जाएगा। अमेरिकी शासन व्यवस्था के 50,000 सरकारी कर्मचारियों को हटाया जाएगा। इन कर्मचारियों की जगह ट्रंप की विचारधारा में भरोसा रखने वाले लोगों की तैनाती होगी।
मसौदे में ट्रंप सरकार के 180 दिनों का एक्शन प्लान तैयार है। इसमें LGBTQ के अधिकार कम करने के बारे में लिखा गया है और महिलाओं से गर्भपात का हक वापस लेने समेत ऐसी नीतियों का जिक्र है जो ट्रंप की सोच से मेल खाए। मसौदा अमेरिकी थिंक टैंक द हेरिटेज फाउंडेशन ने तैयार किया है और इसमें ट्रंप नीतियों के समर्थकों के विचार भी शामिल हैं। डेमोक्रेट्स का दावा है कि ट्रंप सिस्टम से विरोधी विचारधारा को खत्म करना चाहते हैं और ये लोकतंत्र की हत्या है, लेकिन ट्रंप ने इस मसौदे की जानकारी से इनकार किया है। And they come up with this, I don't know what the hell it is, it's Project 25. He's involved in Project, and then they read some of the things and they are extreme. I mean, they're seriously extreme. But I don't know anything about it. I don't want to know anything about it. But what they do is misinformation and disinformation, and they keep saying, he's a threat to democracy. I'm saying, what the hell did I do for democracy? Last week, I took a bullet for democracy. What did I do against democracy? डेमोक्रेट्स राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ प्रोजेक्ट 2025 को चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा बनाने पर तुले हैं और कमला हैरिस का ये दाव काम करता नजर आ रहा है। सर्वे में ट्रंप समर्थन के आंकड़े घटते जा रहे हैं। रॉयटर्स इप्सॉस के 22 और 23 जुलाई के पोल में राष्ट्रपति के तौर पर अमेरिका के 42% लोगों ने डोनाल्ड ट्रंप को पसंद किया है, तो उनसे 2% ज्यादा 44% लोगों ने कमला हैरिस का समर्थन किया है। सुपर प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही। आप बने रहिए TV9 भारतवर्ष के साथ।